नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन इन न्यूज़ के कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में। कौन बनेगा एमएलए एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं योग्य लोगों से और ऐसे लोगों से जिनका हक और दावा बनता है प्रतिनिधित्व करने का दावा बनता है विधानसभा या लोकसभा में बैठकर आपकी बात कहने का। आज हमारे साथ हैं पूर्व सभापति और प्रदेश भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र सिंह शेखावत। नमस्कार सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह शेखावत वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र सिंह शेखावत मेरी नज़र में आज की तारीख में भाजपा में अजमेर उत्तर को लेकर सबसे सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं। शेखावत जी, आपके बारे में लगभग लोग सब कुछ जानते हैं। आपने इतने साल दिए हैं अजमेर को। मुझे याद है, हम कॉलेज में पढ़ते थे 95 में, तब से आपको पॉलिटिक्स में देखते आ रहे हैं लोग। आपने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। सुरेंद्र सिंह शेखावत उस एक पार्षद के पद से लेके आज तक जिस तरह से निरंतर बरकरार रहे हैं, अपनी यात्रा के बारे में आप थोड़ा, मैं चाहूँगा अपनी शब्दों में लोगों को बताएं। आपकी यात्रा कैसी रही है, कैसा रहा है अनुभव इतने साल लोगों के बीच? मेरी राजनीति की यात्रा आपको मैं बता दूं नरेश जी, मैंने स्कूल से राजनीति की यात्रा चालू कर दी थी। अच्छा। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। कौन सी स्कूल में थे आप? मैं डेमोस्ट्रेशन स्कूल में था, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की शाखा है। और हिंदुस्तान में 4 ही स्कूल हैं, अजमेर में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है और मैसूर में है। और अजमेर में जब मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि डेमोस्ट्रेशन स्कूल में पहली बार अगर किसी ने हड़ताल कराई थी, इतिहास गवाह है कि पहली बार सुरेंद्र सिंह शेखावत ने हड़ताल कराई थी और वहाँ से राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ा था। पढ़ता मैं स्कूल में था लेकिन जाता मैं कॉलेज में था। अच्छा, अपने सीनियर स्कूल में था, जाता मैं कॉलेज में था। कॉलेज की राजनीति उसी वक्त से करना सीख गया था। और कॉलेज के अंदर मैंने चुनाव लड़े, स्कूल में क्षमा करें, स्कूल में भी मैंने चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और गेम सेक्रेटरी का चुनाव तो अनअपोज जीता मैंने, अध्यक्ष का बाद में चुनाव हुआ। गेम सेक्रेटरी के चुनाव में मेरे सामने जो प्रत्याशी खड़ा हुआ था उसको मैंने मना लिया, वो मान गया और वो बैठ गया। और उसके बाद अध्यक्ष बना, अध्यक्ष के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में गया। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद मैं जैसे ही राजकीय महाविद्यालय में पहुंचा, जाते ही पहले महीने में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो शायद आपको नहीं पता होगा। मेरा कॉलेज में जाते ही किडनैप हो गया। किडनैप कितनी एज में? मैं जब कॉलेज में गया था 84 के अंदर, उस वक्त मेरा किडनैप कर लिया गया था। और किडनैप करने वाला और कोई नहीं, अजमेर का ही अभी राजनेता है जो अजमेर दक्षिण से चुनाव जिसने 2 बार लड़ा है। ओके। उन्होंने मेरा किडनैप करवाया था। अब तो आराम से हो गया होगा। तो वो किडनैप होने के बाद कॉलेज के अंदर हड़ताल हुई। हड़ताल होने के बाद मैं उस किडनैप से छूट भी गया, उनके हाथ से निकल गया जिन्होंने मेरा किडनैप किया था। और उसके बाद जब हड़ताल हुई, ये कॉलेज बंद हुए, तो सब लोग पहले महीने में जानने लगे कि सुरेंद्र सिंह शेखावत नाम का कोई छात्र इस कॉलेज में है। और उस वक्त राजपूतवाद चलता था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं पहले तो लाला कहा करते थे मुझे स्कूल में, लाला या लालू या सुरेंद्र या शुरू। और कॉलेज में जैसे एंटर हुआ और जैसी हड़ताल हुई और मेरा किडनैप हुआ और हड़ताल हुई, जब से मैं बन गया। मुझे लाला बना गवर्नमेंट कॉलेज में जब हड़ताल हुई। और गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को जा रहा है ये श्रेय एक तरह से। बिल्कुल। आपको एक आम स्टूडेंट से उठा के ठक नेता बनाने का। छात्र और छात्राएं देखने को आकर्षित। किडनैप कौन हुआ है? किडनैप किसका हुआ था? सुरेंद्र सिंह शेखावत। लाला बना कौन है? ऐसे मेरी पहचान हुई गवर्नमेंट कॉलेज में। बताइए कौन है वो? और गवर्नमेंट कॉलेज में जब पहचान हुई, पहचान होती ही पहले साल में मैं गवर्नमेंट कॉलेज की कल्चर नाइट का सेक्रेटरी बना और कल्चर नाइट कराई। और 5 वर्ष तक लगातार मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में कल्चर नाइट कराई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि मैं कल्चर नाइट कराता रहा। और कॉलेज के अंदर भी जो एंटी रिजर्वेशन का जो आंदोलन हुआ था, उसकी मशाल भी मैंने मेरे हाथों में ली थी। और उस वक्त वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस हड़ताल में पुलिस जब मुझे अरेस्ट करने आती थी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, हमारी कॉलेज की जो छात्राएं हुआ करती थी वो मेरे को चारों तरफ से घेर लेती थी
और नारा लगता था कॉलेज का भैया कैसा हो लाला भैया जैसा हो। तो मेरा कॉलेज में इतना ज़्यादा लगाव था स्कूल में और कॉलेज में कि मुझे कभी फर्क ही महसूस नहीं होने दिया कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ या दूसरा कोई लड़की है या लड़का है। सबको एक समान मानता था, गले में हाथ डाल के चलता था, हाथ सबसे मिला के चलता था। तो मेरा जो शुरुआती दौर था वो इस प्रकार का था। और धीरे 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 कॉलेज में 89 का साल आया जब कॉलेज में चुनाव हुए, तो उस समय हमने एक स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जब तक मुझे भारतीय जनता विद्यार्थी मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया था और मुझे कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि भारतीय जनता विद्यार्थी मोर्चा कॉलेज में चुनाव नहीं लड़ता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भारतीय जनता विद्यार्थी मोर्चा से इस्तीफा दे देता हूं। और मैंने इस्तीफा दिया। मुझे बनाया गया था, मैं बनने नहीं गया था, मुझे बनाया गया था। उस पर गणपत लाल जी मीणा करके थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मैंने इस्तीफा भेजा। इस्तीफा भेजने के बाद मैंने फिर चुनाव लड़ने की ठानी और उस वक्त हमारे पास एक प्रत्याशी बहुत बढ़िया हमें मिल गया, ज्योति तंवर, जिसको हमने चुनाव लड़ाया और हम चुनाव जीते। और वो जीतने के बाद 5-6 साल तक लगातार कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं था जिस कॉलेज में हमने हमारे प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिताया। लेकिन वो नासमझी थी, हमें पता नहीं था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में हमें टक्कर नहीं लेनी थी अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी थी तो। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी है या राजनीति करनी भी है नहीं करनी है। लेकिन अचानक जब वहां से मैं निकला और कॉलेज के अंदर ही जब पढ़ रहा था, जब मैंने सोचा कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूंगा, पार्षद के लिए टिकट मांगा गया, लेकिन मेरा विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर किया। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मुझे 90 के अंदर टिकट नहीं लेने दिया गया। वीर कुमार जी उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने कहा मेरा चुनाव का प्रबंधन तू ही देखेगा, और उनका पूरा प्रबंधन मैंने देखा। और उसके बाद 95 के बाद क्षमा करें 95 में दोबारा जब चुनाव आए तो उस वक्त तक पिक्चर थोड़ी धुंधली हो गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सोच चुका था कि ये भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, जो शैली है, तो मुझे अपना लिया था। मेरा उस वक्त कुछ विरोध तो हुआ लेकिन कम हुआ। लेकिन 95 में मुझे पहली बार टिकट मिला और 2000 में मुझे सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य यह था कि वीर कुमार जी का निर्धन हो गया था, उनके अटैक आ गया था। उनके अटैक आने के बाद मुझे जब सभापति बनने का मौका मिला तो मैंने सभापति में जो काम मैं कर सकता था, मेरी जो इच्छाएं थी, जितनी मेरे में क्षमता थी, जितना मैं भला कर सकता था, लोगों का मैंने भला किया और 2000 के अंदर लोगों का भला करते हुए आज तक भला करता आ रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, आप मतलब आपने बताया कि आप एबीवीपी की भावना के खिलाफ आप चले थे उस जमाने में, जब मैं नहीं समझता जब नहीं समझते थे, ना समझता। तो फिर पहला लीडर ऐसा कौन सा था बीजेपी में जिसने आपका हाथ पकड़ा? सबसे पहले हमने जो गुरु हमने राजनीति को बनाया, वो वीर कुमार जी को बनाया था। वीर कुमार जी ने हमारा हाथ पकड़ा था और वो हमारे साथ में, फिर बाद में उन्होंने पार्टी में खींचा और पार्टी में फिर लाइन पर लेकर आए, फिर लाइन पे हम चलने लग गए। अच्छा, एक चीज़ और, आपको मतलब हम शुरू से बहुत उस समय से ही मैं जानता हूँ आपको, 95 के आसपास जब उनके निधन के बाद आप सभापति बने और आपने खूब अच्छा काम किया, दिखा वो लोगों में एक जलवा, एक नाम आज तक बरकरार है। इतने साल आपने दिए हैं, लगभग 30 साल दिए होंगे आप, 35 साल। निश्चित तौर पर 35 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो 35 साल के स्पैन में आपको क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है और लोगों को भी, आम लोगों की भी भावना है कि लाला बना को अपनी योग्यता के अनुरूप अभी तक नहीं मिला है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल मलाल है इस चीज़ का, मुझे निश्चित तौर पर मलाल है, दुख भी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। क्या कारण रहा आपके नज़र से, मतलब इतने नहीं भी मिला है? आपके कारण की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जरूरी नहीं है कि लायक आदमी को ही टिकट मिले। ऐसा नहीं होता। कई बार लायक आदमी होता है और उसको टिकट नहीं मिलता। कई प्रकार के समीकरण होते हैं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, नसीब की बात होती है।
तो उन समीकरणों में, सारे समीकरण में जब तक वो नहीं उतर पाता, तो एक फ्रेमिंग में जब तक नहीं आ पाता, उसको टिकट नहीं मिल पाता, प्रयास कितना ही कर लें। जैसे आज जो मेरी स्थिति है, निश्चित तौर पर बच्चा चाहता है, युवा आज भी मेरे से जुड़ा हुआ है, आज भी मैं कॉलेज के हर कार्यक्रम में जाता हूँ, कॉलेज का कोई भी फंक्शन होता है, मेरी बेटी और बेटा जिस उम्र के हैं उस उम्र के बच्चे, उनसे छोटे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वो आज भी मुझे दादा के नाम से बुलाते हैं, मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो मुझे आज भी वो युवा करके उन लोगों ने रख रखा है। मतलब मेरे में इतनी बड़ी क्षमता है, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, वो ताकत जो है वो इन युवाओं की ताकत है, वो मेरे साथ आज भी जुड़ी हुई है। मैं जहां भी इनको बुलाता हूं, जहां मैं खड़ा होता हूं, सारे युवा मेरे साथ रहते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि इन युवाओं के अंदर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का ना हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के भी युवा साथी मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। इसलिए मैं चुनाव में दावेदारी जो कर रहा हूं, निश्चित तौर पर मैं अगर चुनाव लड़ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के कई नेता मेरे साथ में मेरा साथ देंगे, और कई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की भी ठान रखी है कि आप चुनाव लड़ोगे तो हम बीजेपी में खुले रूप से प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले लेंगे। इतना होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि आपको चांस जो नहीं दिया गया? आप पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से तो 15 साल से तो एमएलए के पद की दावेदारी कर रहे हैं। आपको ऐसी क्या चीज़ दिखाई देती है? आपका एक्सपीरियंस होगा 15 साल का डिसअपॉइंटमेंट का, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि किस चीज़ की वजह से नहीं हो रहा है, या लास्ट टाइम पहले 5 साल में मैं ये चीज़ चूक गया, या फिर वो मैंने रिकवर कर ली, या 10 साल में नहीं कर रहा? मैं ऐसा क्या लग रहा है? मैं चूका कोई भी चीज नहीं, सारे काम मैं करता हूँ संगठन में, लेकिन संगठन के अंदर भी पकड़ में कोई कमी नहीं है। संगठन में भी मेरे आदरणीय सम्मानीय लोग हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ और वो मेरी बात मानते हैं, लेकिन नसीब जब तक साथ नहीं देता, जब तक कुछ नहीं होता। जैसे अजमेर की मैं बात करता हूँ, अजमेर में समीकरण एक सबसे बड़ा जो है वो समीकरण है सिंधीवाद का, क्योंकि यहाँ पर अजमेर के अंदर ऐसा माना जाता है कि राजस्थान से एक सिंधी को टिकट देना आवश्यक है, और वो टिकट अजमेर के नाम के कोटे के चलता है। तो बार बार ये होता है कि सिंधी को कहाँ से लड़ाया जाए, तो इस बार दिए हैं, हमने बताए भी हैं कि अगर आपको सिंधी को लड़ाना है, दूसरी जगह भी है, वहां से लड़ा सकते हैं। प्रयास हमारा पूरा जारी है, और मेरे साथ ऐसा नहीं कि सिंधी समुदाय नहीं जुड़ा हुआ है, मेरे साथ सिंधु समुदाय है, वैश्य समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, दर्जी समुदाय है, रेगर समुदाय है, सैन समुदाय है, सारे समुदाय है, और विशेषकर जिनका जो वोट मत सबसे ज्यादा है, 40,000 से लेकर 42,000 मुस्लिम वोट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं कम से कम 40% मुस्लिम मतदाताओं के मत लूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जहां से भी पार्षद का चुनाव लड़ा हूं, 3 बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ा हूं, तीनों बार मेरे क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता थे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि कायम खानी बस्ती है जो नाका मदार में स्थित है, जहां के मत थे 570 मत थे जो पड़े थे। मत तो वहां पर 700 करीब थे, लेकिन 570 मत पड़े। उन 570 में से 545 मत भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। आप इसे क्या समझेंगे? जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो वहां से मत मिलते हैं 10 या 15 या 20, लेकिन जब सुरेंद्र सिंह शेखावत खड़ा होता है तो वहां पर 90% मत पार्षद के चुनाव में अगर लाने की मैं क्षमता रखता हूं। उसी प्रकार से कुंदन नगर से मैं जब चुनाव लड़ा, कुंदन नगर में मदार टेकड़ी है, वहां भी मुस्लिम मतदाता है, वहां भी 700 मतदाता थे। 700 मतदाता में से करीबन 550-600 मत पड़े, उसमें से 400 मत मुझे पड़े, तो 80-90% मत मैं लेता था पार्षद के चुनाव में। और लेकिन विधानसभा में मैं ये दावे से कह सकता हूं 40% मत मैं लेकर आऊंगा। अगर 40% जो मत लेकर आता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है 20,000 से गिनती चालू होती है, अगर 20,000 में भारतीय जनता पार्टी के मत लेकर आता हूं और 20,000 मत मैं मुस्लिम के लेता हूं और दूसरे समाजों के मैं 10,000 मत भी लेता हूं, तो निश्चित तौर पर अजमेर विधानसभा के अंदर 8 विधानसभा में जब से सबसे अधिक मतों से जीतने वाला प्रत्याशी अगर कोई अजमेर में होगा तो वो दावे से कह सकता हूं कि सुरेंद्र सिंह शेखावत होगा। मैं चीज़ समझ गया। आपने यही कहा कि ये सिर्फ एक सिंधी परसेप्शन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, सिंधीवाद की परसेप्शन की वजह से लगातार पार्टी जो है टिकट देवनानी जी को दे रही है। मैं ये मानता हूँ कि लाला बना का कद किसी भी जाति समाज और उससे ऊपर है ना,
क्योंकि आपकी जनरल लोगों में भी बहुत अच्छी पैठ है, कई लोगों में बहुत अच्छी समुदाय में पकड़ है। बावजूद उसके देवनानी जी को हमेशा मौका मिलता है और हमेशा देवनानी जी जीतते हैं। 20 साल हो गए। कांग्रेस ने तो इस एक्सपेरिमेंट से एक अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा है और आप ही के समाज के महेंद्र सिंह रलावता को उनके सामने पिछली बार लड़ाया, उससे पहले वैश्य को लड़ाया 2 बार। अब की बार धर्मेंद्र राठौड़ जो है आरटीडीसी चेयरमैन है, वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है सूरत बदलेगी अगर इस तरफ आप आ जाते हो? राजपूत के सामने राजपूत उम्मीदवारी जब दी जाती है तो बाकी समाजों का क्या हिसाब रहेगा, क्या कैलकुलेशन बैठेगी? आप उस सजातीय कंपटीशन को कितना फेस कर पाएंगे? मैंने आपको बताया ना, जो जातिगत समीकरण 22,000 राजपूत मतदाता है, 11,000 रावणा राजपूत है, उसके अलावा 20,000 ब्राह्मण है उत्तर में, वैश्य है 18,000। इस प्रकार से जाति का समीकरण को देखते हुए मुस्लिम 40,000, इन सारे समीकरण को देखते हुए मैं सर्व जाति बंधुओं के साथ हूँ। तो सारी जातियाँ 36 कौम मेरे साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे धर्मेंद्र राठौड़ मेरे सामने आए, चाहे महेंद्र सिंह रलावता मेरे सामने आए, चाहे श्री गोपाल बाहिती जी मेरे सामने आए, कोई भी मेरे सामने आए, मेरे पे जनता का इतना प्यार है और इतना अधिकार है कि उन्हें मालूम है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं स्वयं नहीं जीतूंगा, वो सारे चुनाव जीतते हैं और उन सारों को खुशी होगी। तो निश्चित तौर पर अगर मेरे को टिकट मिल गया तो मैं 11 साढ़े 11 बजे ही घोषणा हो जाएगी, लीड इतनी हो जाएगी कि अगला प्रत्याशी अपने आप समझ जाएगा कि मैं नहीं जीत सकता। ये बात तो निश्चित तौर पर आप अगर इतने कॉन्फिडेंस से, मतलब आज तक जितने भी लोगों का इंटरव्यू मैंने किया है, मेरे ख्याल में जितने कॉन्फिडेंट आप नज़र आ रहे हैं, मैंने अभी तक किसी को इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात कहते हुए नहीं देखा। और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और दावे में सच्चाई है, मतलब कि मैं दावा कर रहा हूँ, कोई झूठा दावा नहीं कर रहा हूँ। नेता लोग करते हैं, झूठा दावा करते हैं, वो अलग बात है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं सबका भाई हूँ, मित्र हूँ, बेटा हूँ, बच्चा हूँ। और मैं जो वादा कर रहा हूँ बिल्कुल दिल से और मेरी जो अंतरात्मा बोल रही है उससे कर रहा हूँ। मुझे पूर्णतः विश्वास है, नेताओं वाला दावा नहीं है। मैं 11 बजे से पहले रिजल्ट लाकर दे दूंगा। चलिए, अब आप मुझे बताइए, ये तो बात आपने कही आम लोगों की। अपनी पार्टी के भीतर इतने कद्दावर नेता देवनानी जो लगातार टिकट लेते आ रहे हैं, उनसे रेस कैसे जीतेंगे आप? मतलब आपकी रेस तो पार्टी के अंदर ही है। देखो, आपको टिकट मिलने के बाद ही वो सब बातें होंगी, वो चीज कैसे करेंगे? ये सब चीजें ये तो पार्टी तय करेगी। देवनानी जी को टिकट देना नहीं देना, मैं अगर सार्वजनिक रूप पे मैं कहूं कि मैं देवनानी जी का विरोध करता हूं, विरोधी क्यों बनूं? मैं विरोध किसी का नहीं करता। देवनानी जी भी हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। उन्हें भी वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें भी पार्टी ने लाकर चुनाव लड़ाया गया उनको। सबसे बड़ी चीज है देवनानी जी चुनाव नहीं, प्रॉपर तो रहने वाले तो अजमेर के ही थे, लेकिन उदयपुर चले गए, उनका जीवन वहां निकला पूरा। लेकिन देवनानी जी को अगर पार्टी लेकर आई है, उनको बुलाकर लेकर गया, आपको चुनाव लड़ना है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजस्थान के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने, पार्टी ने तय किया कि आपको चुनाव लड़ना है। अब पार्टी तय करेगी। यहाँ भी एबीवीपी आपके आड़े आ रही है? नहीं, वो उस वक्त थे, वो आपके शुरुआत में, लेकिन बात वही है। अब आड़े वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, भाग्य देवनानी जी को ये हो सकता है कि केंद्र कोई सम्मान जनक स्थान कोई दे दे, कहीं का कॉर्नर बना दे या कहीं पे ले जाए। देवनानी जी तैयार है। देवनानी जी से मेरी बात हुई। देवनानी जी कहते हैं पार्टी का जो निर्णय होगा मुझे मंजूर है। मैं चुनाव लड़ने नहीं है, मैंने कहा नहीं मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वो जीत गए। अभी भी पार्टी उनको चुनाव लड़ा रही है। जब पार्टी उनको कह दे कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो देवनानी जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देवनानी जी निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसका साथ देंगे और हो सकता है कि उनको कुछ उच्च पद पर ले जाएं जहां उनका। और मेरी देवनानी जी से भी बात होती है इस विषय पे, कई बार बात होती है। मेरे निजी मित्र, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स में से हैं। तो जब भी उनसे बात होती है, उनका प्रश्न हमेशा ही अपने किसी इस दावेदारी और इस मौसम को लेकर जब भी वो मुझसे बात होती है, तो वो उन्होंने हमेशा इसी चीज़ पे संशय रखा है कि कोई और सिंधी कितना तेज चल रहा है, या
आपको क्या लगता है लोगों का रुझान, किसी सिंधी वो सिंधी उनके दिमाग मतलब उनके परसेप्शन से तो यही लगता है कि सिंधी टिकट कटना नहीं है, सिंधी समाज का टिकट पार्टी काटेगी नहीं। वो हमेशा जब भी मुझसे बात करते हैं हमेशा किसी न किसी और सिंधी दावेदार के बारे में ही जानकारी यहाँ पर्सनली में बात होती है, डिस्कशन तो यही होता है। मैंने तब भी अभी लास्ट टाइम उनसे कहा था कि साहब लाला बना जो है, मैं उनको बहुत कई सालों से जानता हूँ, मेरे कॉलेज टाइम से जानता हूँ एज ए लीडर, उनके बारे में तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत मतलब कैसे कहते हैं पीठ पीछे भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ही इज़ वेरी एफिशिएंट, आई नो, लेकिन पार्टी उन्हीं लाइंस पे सोच रही है। तो एक पार्टी अगर 20 साल तक किसी एक समुदाय को या किसी एक ही व्यक्ति को रिपीट करती है तो लॉजिकली लिविंग लाला बना, लिविंग बीजेपी पदाधिकारी लाला बना असाइड, है ना, सिर्फ लाला बना और नरेश बात करें, एक पार्टी 20 साल अगर किसी को लगातार मौका दिए जा रही है और लोगों की उम्र खराब हो रही है, ज़्यादा योग्य लोगों की उम्र खराब हो रही है, ये होना चाहिए। आपको लगता है ये फेयर है? ये देखो ऐसा है, अनफेयर नहीं, पार्टी का सोच है, हम इसको अनफेयर नहीं बोल सकते। जो पार्टी निर्णय करती है, पार्टी बहुत सोच समझ के करती है। हम तो हमारा निर्णय लेके बोल देंगे, नादानी में कोई गलत चीज बोल देंगे, लेकिन पार्टी में इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं ऊपर जो बहुत सोच विचार के गहन चिंतन करके और उसके बाद टिकट फाइनल करते हैं। मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि जीतने के लिए चुनाव लड़ाया जाता है, कई बार समीकरण के हिसाब से भी चुनाव लड़ाया जाता है। हर कोई प्रत्याशी पता है कि ये प्रत्याशी हारेगा भी तो भी लड़ाया जाता है, लड़ाया जाता है। राजनीति चीज ही ऐसी है। तो इसलिए मैं योग्यता की हत्या होती रहे। योग्यता आप ये सोचो कि योग्यता की हत्या नहीं, ये हत्या नहीं है, ये पार्टी का जो फैसला है। जैसे कि समीकरण के अंदर जो आदमी फिट हो रहा है, कोई जीतने वाला प्रत्याशी वो फिट नहीं हो रहा है तो उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन जहां जाति का समीकरण बैठाना है तो बैठाना पड़ेगा उनको कि क्यों इस जाति का एक। जब कांग्रेस सामने आपका प्रमुख विरोधी है, कांग्रेस जैसी पार्टी 3 बार से देखो कांग्रेस एक्सपेरिमेंट कर रही है, कांग्रेस तो यहाँ भी हो सकता है। कांग्रेस में तो रेस में मानता ही नहीं हूँ, अजमेर के अंदर कांग्रेस रेस में है ही नहीं। कांग्रेस मरी पड़ी है। जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी, ना शहर अध्यक्ष बना सकी, ना देहात का अध्यक्ष बना सकी, जो अभी तक आपस में गुत्थम गुत्ता चल रही है, उनके आला कमान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे बयानबाजी दे रहे हैं। बहुत सारे समाजों के बोर्ड बनाए हैं, हर समाज को सेटिस्फाई किया है। कितना वो तो धर्मेंद्र राठौड़ जी चुनाव लड़ने की जब उनकी इच्छा हुई, वो पहले बाउंसुर भी चुनाव लड़े थे। अच्छा। उसके बाद जयपुर से भी चुनाव उन्होंने लड़के देख लिया। उसके बाद पुष्कर में लड़ने की इच्छा उन्होंने करी। पुष्कर में लड़ने के बाद उनको लगा कि यहाँ नहीं, नसीम अख्तर है, विरोध होगा, तो यहाँ अजमेर आ गए। अजमेर में कोई धनी दौड़ी नहीं है। अब यहाँ महेंद्र सिंह गलावता कहते हैं कि मेरे को अगर टिकट नहीं दिया तो मैं धीरे चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो कांग्रेस का कोई धनी दौड़ी नहीं है, कांग्रेस तो जीरो है अजमेर के अंदर। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अगर मैं कांग्रेस में होता तो नजारा और होता। मैं दावे से कहता हूँ कि कांग्रेस को चलाने की क्षमता मेरे में जो पार्टी को चलाने की क्षमता होती। तो अब भी आ जाइए आप कांग्रेस में, क्या दे रहे हैं? मैं यहाँ वैसे भी राजपूत को टिकट दे रहे हैं वो लोग, भले ही आप आ जाइए, लेकिन स्वागत है। मैं जिस पार्टी से मेरी निष्ठा है, जिससे जुड़ाव है, जो मेरी माँ पार्टी है, उस पार्टी आपने कभी सोचा नहीं है? कभी पार्टी चाहे पार्टी टिकट ना दे तो भी मुझे मंजूर। अगर देवनानी जी को भी टिकट देती है पार्टी तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा, आगे की पंक्ति पर खड़ा मिलूंगा, देवनानी जी का झंडा लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके मन में कभी भी विचार नहीं आया? नहीं, कभी मैंने कभी विचार कभी नहीं सोचा। हमने लोगों में बीच में पिछली बार सुना था कि इस बार तो निर्दलीय भिड़ेंगे बना, अगर भिड़े तो जीतेंगे, इस तरह की बातें अभी तक कोई दिमाग में कोई सोच ही नहीं आया, कोई कीड़ा ही नहीं दौड़ा मेरे दिमाग में। ये लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं, जो बातों का तो क्या बातें हैं, बातों का क्या। अच्छा, मैं एक चीज़ और चाहता हूँ भाई, ईश्वर करे आपको मौका मिले, है ना, बहुत जल्दी, मतलब आपको हम देखें विधायक, लेकिन विजन सुरेंद्र सिंह शेखावत फॉर अजमेर, आप एमएलए बनते हो तो सबसे प्रमुख काम, सबसे क्या बदलाव लाओगे आप अजमेर में? विजन बताइए। मेरा जो विजन है, सबसे पहला काम यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है उसको सुचारू करना। कम से कम 24 घंटे में एक बार पानी तो अजमेर के व्यक्ति को मिलना चाहिए। दूसरा, जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बिगड़ा पड़ा है, सीवरेज का बुरा हाल हो रखा है, उसको सुधारना।
तीसरा, जिस प्रकार से इन्होंने ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं, जितने भी ब्रिज बने हैं, जिग जैग ब्रिज बनाए हैं, उनके नीचे रोड है टूटी फूटी, लोग बाग पैदल चलने में आदमी कतराता है। मतलब कि साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वालों की सबकी स्थिति खराब हो रखी है, उन सबको ठीक करना। और सबसे मेन जो मुद्दा है वो मेरा स्मार्ट सिटी के से लड़ाई रहेगी, क्योंकि एनजीटी में मैंने दावा पेश किया भी था, अभी वापस मैंने पिटीशन लगाया है कि इसको, जो मेरा आदेश हुआ था उसमें इनको वो पार्षद मलिक जो एक वो आदेश लेकर आए हैं, वो पार्षद अशोक मलिक जो आदेश लेकर आए थे, वो मेरे आदेश पे ही लेकर आए थे। अच्छा। मेरा जो मैंने एनजीटी पे दावा किया था, जो वाद पेश किया था, उस वाद के आधार पे ही वो लेकर आए थे। और अब मैंने वापस से पिटीशन लगाया है कि मेरा वाला जो था उसको निकले हुए 2 साल हो गए हैं और अभी तक स्मार्ट सिटी ना तो हाई कोर्ट गई है, ना एनजीटी में गई है, ना सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो अब इसको तुरंत प्रभाव से, जिस तरह से जिगजैग चौपाटी बनाई है, इन्होंने जिन खातेदारों को लाभ देना था उनको लाभ पहुंचा दिया, जितनी इनको चांदी कूटनी थी इन्होंने कूट ली, जितना सत्यानाश अन्ना सागर का करना था, अन्ना सागर जिस प्रकार का फैलाव क्षेत्र था उसको छोटा करके एक कुंड के रूप में बना दिया, उसमें मिट्टी, टनों मिट्टी लाकर डाल दी, 7 वंडर बना दिया, 7 वंडर का में टनों मिट्टी लाकर इन्होंने पुष्कर से डाली। तो मेरा केवल यह है कि इस अन्ना सागर को, जिस प्रकार से अन्ना सागर पहले ये था, सब जब हो रहा था, स्वरूप उस वक्त मैंने केस किया था, उस वक्त कार्य अधूरा था, उस वक्त कार्य चल रहा था, उस वक्त इनके समझ में नहीं आई, ना तो 7 वंडर आपने उस समय क्या विरोध किया था? मैंने मतलब अगर लाला बना, मैंने एनजीटी पे भी केस किया, कलेक्टर से भी जाकर मिला। यस, सरकार कांग्रेस की है, मशीनरी कांग्रेस की है, यहाँ तक कि विधायक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों हैं, उनको भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, उनको भी पता नहीं ड्राइंग क्या थी, नक्शा क्या था, मैप, रोड मैप क्या था, चेंज कर दिया अपनी मर्जी से, अपने आधार पे चेंज कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक ओवरहेड ब्रिज नाका मदार में बन रहा है, यही की बात मैं अभी बोलने वाला था। 6-7 साल अनीता बघेल ने जब यहाँ आई थी हमारे पास, तो मैंने उनसे कहा था आपके क्षेत्र में एक ऐसा अजूबा खड़ा किया गया है जहाँ ओवर ब्रिज और अंडरपास एक साथ बना रहे हैं, दोनों में से एक ही की जरूरत है भाई। नहीं, उसमें ये है कि, और वो उसकी वजह से डेयरी की तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक है। अभी रामचंद्र चौधरी ने, आप दूसरी बात बोल रहे हो, मैं नाका मदार की बात कर रहा हूं। बताइए। मैं नाका मदार वाले ब्रिज की बात कह रहा हूँ कि उसमें अंडर हेड ब्रिज भी चाहिएगा, क्योंकि गुलाबबाड़ी अगर किसी को जाना है तो उसको पूरा घूम कर उसके बाद आना पड़ेगा। तो अंडर हेड ब्रिज से यह है कि जिसको गुलाबबाड़ी वाले को नाका मदार आना है तो वो नीचे से कट करके आ जाएगा। लेकिन ये अधिकारी जो हैं, जो अधिकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र है, इन्हें मालूम है कि ठेकेदार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हैवी मशीनें लगानी पड़ेगी, अंडरग्राउंड जो कटिंग्स होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इसको कैंसिल करने के लिए इन्होंने कहा कि अनीता बघेल तो मान नहीं रही है, तो इन्होंने उस क्षेत्र के दोनों पार्षदों को बुलाया और उनसे लिखवाने का प्रयास किया। अच्छा, कि आप लिख कर दे दें कि हमें अंडरग्राउंड ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। पार्षद कौन थे ऐसे? एक अंजना शेखावत पार्षद थी, एक सीलम बैरवा पार्षद थी, उनको एडीएम सिटी ने बुलाया, उनसे लिखाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो दोनों समझदार थी, उन्होंने अनीता बघेल से बात करी, तो अनीता बघेल ने मना किया कि बोला किसी हालत में अभी लिख के मत देना जब तक मैं नहीं आऊं। उसके बाद फिर अनीता बघेल ने उनको कहा कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि एमएलए अगर ना कर रही है तो उनको कोई ना कोई सहारा लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि ने हमें समर्थन दे दिया, उन्होंने कह दिया कि आप निकालो साहब इस ब्रिज को बनाओ। तो इस तरह की चालें भी करी, लेकिन बहुत शीघ्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी निश्चित तौर पर, तो उस चीज पे उन्होंने दस्तखत नहीं की, चीज वहीं की वहीं अटकी, वहीं अटकी हुई वो चीज। भुगत तो पूरी पब्लिक रही है इसको, मैं भी भुगत रहा हूँ, पब्लिक भी भुगत रही है। अब लेकिन क्या करें। और दूसरी बात यह है कि अजमेर में चूंकि दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भी सरकार नहीं चाहती कि अजमेर में कोई विकास कार्य हो। विधायकों के होते हुए ब्यूरोक्रेसी नहीं दबती है। वो इसलिए नहीं दबती क्योंकि उन्हें पता है कि जो विधायक है वो हमारा ट्रांसफर करा नहीं सकते। अजमेर शहर को बिल्कुल एक तरह से अनाथ छोड़ रखा है इन्होंने, क्योंकि अजमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए जितना अजमेर को दूर रख सकते हैं इन विकास कार्यों से उतना दूर रखा जा रहा है। तो इसमें आप एज सुरेंद्र सिंह शेखावत अपना रोल कैसे आप चाहते हो, आप क्या फ्यूचर प्लान है आपका?
क्या मैं फ्रेम तो प्लान विधायक है, बनूंगा। कैसे इसको निपटाओगे आप? निश्चित तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। आप मान के चलें कि इस बार 150 के आसपास भारतीय जनता पार्टी टिकटों पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अजमेर का विकास भी होगा, अजमेर की जनता को राहत भी मिलेगी, पानी से निजात भी मिलेगी। और उस वक्त अगर मैं विधायक बना तो जो मैं चीज बोल रहा हूं वो तो मैं करूंगा ही। और विधायक अगर नहीं भी बनता हूं तो मैं हमारे जो जनप्रतिनिधि होगा उनके साथ लगकर, साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक आखिरी सवाल, आपको टिकट नहीं मिला जैसा 15 साल से होता है, अगर ये फिर मतलब उन देवनानी जी की 25वीं शुरू हो गई, 25वां साल शुरू हो गया और आपको फिर भी ना मिले, तो आप आगे क्या पार्टी से क्या चाहोगे कि आपको फिर किस चीज़ पे आप भाजपा के अध्यक्ष बनना मुझे चुनाव चाहेंगे? लड़ना है, भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनना। मुझे लोकसभा का चुनाव मेरे लिए खुला है। लोकसभा लड़ने की तैयारी करें? बिल्कुल, विधानसभा नहीं तो लोकसभा। मेरा ये कि लोकसभा के एक अंदर बार प्रतिनिधित्व करना है। मुझे एक बार जनता की आवाज उस जगह पहुंचानी जहां पर जनता नहीं पहुंचा सकती। मैं मेरे मुख से जनता की आवाज को पहुंचाना चाहता हूं, मेरी तहे दिल से इच्छा है। इसीलिए मैं इतनी भागदौड़ कर रहा हूं कि मुझे चाहे विधानसभा लड़े चाहे लोकसभा लड़ूं, लेकिन एक बार जनता की आवाज जरूर बनूंगा, बड़ी पंचायत में पहुंचाऊंगा और उनकी आवाज बनूंगा। तो देखिए ये जनरली होता है बना कि हम ईश्वर से इतने की जिद करते हैं और ईश्वर ने हमारे लिए इतना सोच रखा होता है। हाँ, संभव है ईश्वर ने कोई आपके लिए बड़ी बात लोकसभा सोच रखी हो, राज्यसभा सोच रखी हो। और आप, होता क्या है जीवन में, मतलब मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जब कोई चीज़, जब हम लगातार किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, चाहते हैं, ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता है। नहीं वो तो खुलेगा दरवाजा, मुझे विश्वास है। और हम चाहते हैं हम उसी दरवाजे से जाए। और मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। हो सकता है आप इससे पहले अगर ये सोच लेते कि मैं लोकसभा मांग लूँ तो अभी तक एमपी होते आप, ऐसा लगता है? हमने कभी सोचा नहीं, कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन इस बार जरूर दिल में आया कि इस बार विधानसभा नहीं तो लोकसभा, इन दोनों में से किसी न किसी में अवश्य रूप से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा और उसके बाद जनता की आवाज़ बनूंगा। ईश्वर करे आपकी ये इच्छा पूरी हो और बहुत जल्दी हम आपको प्रतिनिधित्व करता हुआ देखें। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी हर वो इच्छा पूरी हो जो आपने कभी सोची हो। धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र सिंह शेखावत, लाला बना। फिर अगले शो में फिर किसी अगले मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार से मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। जय श्री कृष्ण।